हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो आज है 6 दिसंबर और आज से ठीक 5 महीने बाद 9 मई को आपका पेपर है ईपीएफओ ईओ का। ठीक है, तो लगभग या पूरे कंफर्म जो है वो 5 मंथ्स आपके पास बचे हैं। ठीक है, इन 5 मंथ्स को लेके हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आगे कैसे डिवाइड करना है आपको और आगे किस तरीके से बढ़ना है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पेपर 4 अक्टूबर को होता है या पेपर 9 मई को होगा, इससे यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपने बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लेवल में कुछ डिफरेंस आ जाएगा या कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लेगी, सीएसई के कॉमन कर देगी। ऐसा कुछ नहीं, जो वो 4 अक्टूबर को लेती वही वो 9 मई को लेगी, उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि अब जो टाइम हमको ज़्यादा मिला उसका यूज़ हमने कैसे किया है और आगे हमको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, जब टाइम आपको ज़्यादा मिलता है तो टाइम आपको ज़्यादा मिलता है करंट के लिए, जो करंट इस क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है इसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है वो करंट का है, इकोनॉमी रिलेटेड करंट का है। तो करंट के लिए हमको तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, ये हमको फ़ायदा होता है जब टाइम हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं करंट में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उसका फ़ायदा हम किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी जो है वो अलग अलग रहेगी, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने हमेशा से आपसे बोला है कि आपको जो है 90 मार्क्स लेके आने हैं, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, कि 90 या 90 से ऊपर मुझे लाने हैं, इतने मुझे लाने ही हैं। ठीक है, तो इसमें से 51 जो 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 51 क्वेश्चंस जो हैं वो अलग एकदम जो यूपीएससी सीएसई पेपर 2 होता है। ठीक है, या फिर कोई भी एप्टीट्यूड लेवल पेपर होता है एसएससी या कोई भी, उसके जैसा पैटर्न है। 51 क्वेश्चन में क्या है, 20 जो हैं वो आपके जनरल इंग्लिश से आएंगे, जिसके लिए मैंने आपको बोला ये एसपी बख्शी की जो बुक है जनरल इंग्लिश की। ठीक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर्स भी मार्क करवाए थे कि जिनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो 15 क्वेश्चन हैं वो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको मैथ्स थोड़ी पढ़ाई भी है और थोड़ा मैंने आपको बताया है कि कहाँ से आपको करना है। रीजनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, जो भी आपके पास बुक है रीजनिंग की वो आप ले लीजिए, जो भी बुक है। अगर नहीं है तो कोई भी बेसिक लेवल की रीजनिंग की बुक, क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मतलब बहुत ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मैथ्स की हम बात करें तो उसमें भी सिंपल क्वेश्चन है। जो भी एप्टीट्यूड की आपके पास बुक है, अगर एसएससी वाले हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या बैंकिंग वाले हैं तो थोड़ा सा आपको जो है टॉपिक्स को डीप में पढ़ना है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मोस्ट टॉपिक्स होते हैं, लाभ हानि और पाइप टंकी, यही सब वहाँ पे भी हैं। ठीक है, समय, कार्य, मजदूरी, तो यही सब वहाँ भी हैं, कुछ खास मैथ्स और रीजनिंग में नहीं है। तो ये 20 इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स रीजनिंग के 35 हो गए। ठीक है, जनरल साइंस के आपके 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे, जो 6 to 10 की एनसीईआरटी जिसके लिए मैंने बोला है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर जो लूसेंट है उसका जनरल साइंस, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको पढ़नी है और आपका जो बेसिक कॉमन सेंस है उसका वहाँ पे यूज़ करना है। जो जनरल साइंस कैटेगरी जो होती है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका कॉमन सेंस। वहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए, वहाँ पे आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए कोई पेपर जो होता है वो 2 घंटे का ही होता है और उसी में सब कुछ डिसाइड हो जाता है, लेकिन उस 2 घंटे की तैयारी हम 1-1 साल से करते हैं। तो वैसी ही ये चीज़ है कि वो 2 घंटे में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलना ज़रूरी है। उसके लिए आप आज अपने ऊपर जितना प्रेशर बना लेंगे उतना ही प्रेशर वहाँ आपके पास कम रहेगा। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस ये हो गए। इसके बाद में 11 क्वेश्चन जनरल साइंस के मैंने आपको बताया और 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के, वो भी जो कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक कोई भी बुक आप ले सकते हैं और उससे आपके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और बहुत सिंपल रैम रोम, जो हम बेसिक कंप्यूटर का पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं का बच्चा पढ़ता है, वो चीज़ आ रही है। ठीक है, कोई और लेवल का आपसे नहीं पूछ रहा है। तो जो लूसेंट की बुक है जिसमें साइंस भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, जो एक कॉमन बुक आती है उससे भी आप कर सकते हैं। वो कॉमन बुक भी आपके पास है, उससे भी कंप्यूटर और जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस में अच्छा करना है तो आप जनरल साइंस की ही जो पर्टिकुलर एक बुक आती है लूसेंट की, वो ले सकते हैं, उसमें भी कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपके पास है वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं।
जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बताया 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट की पर्टिकुलर जो बुक आती है जनरल साइंस की, वहाँ से कीजिए। ये जो आपके 51 क्वेश्चन है, ये 51 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि आपको 45 नंबर लाने हैं। ठीक है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में आप पूरे लाइए 15, ठीक है। कंप्यूटर में आप ला सकते हैं पूरे, ठीक है, 21। उसके बाद में जो 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंग्लिश के और साइंस के, तो इंग्लिश में आप 20 में से ला सकते हैं 15 16, और उसमें भी जनरल साइंस में भी आप काफ़ी कुछ ला सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन 51 क्वेश्चन से ही आपको आधे नंबर लेके निकलना है, ठीक है। क्योंकि बाद की जो चीज़ें हैं उनसे हम इतना श्योर नहीं हो सकते अभी से, उनकी हम तैयारी करके ज़रूरी नहीं है वो हमसे पूछा जाए। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट है, मैंने हमेशा आपसे बोला, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आप जो पढ़ोगे वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 51 क्वेश्चंस को हम सेपरेट रखते हैं, इनकी सेपरेट तैयारी आपको करनी है, एसएससी लेवल की करनी है, ठीक है। एसएससी लेवल के जो भी आपके पास पेपर हैं, मॉक पेपर हैं, जो भी हैं वो आप लगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से ही ईपीएफओ का कुछ होना चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये पेपर का लेवल होगा मैथ्स रीजनिंग का, जनरल साइंस का। जो एसएससी के पेपर हैं सीजीएल के, ठीक है, सीएचएसएल के, तो उनको आप उनके मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। टीयर 2 के मत लगाइए सीजीएल में, टीयर 1 के आप मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। बैंक में अगर कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हैं तो उनको छोड़ दीजिए, जो सिंपल कैलकुलेशन के हैं उनमें आप मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉक पेपर्स आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो 51 क्वेश्चंस हैं इनमें प्रैक्टिस ही मानी जाएगी आपसे, प्रैक्टिस ही मांगी गई है। क्योंकि जो 51 क्वेश्चंस हैं इनमें आप जितना कम टाइम देंगे 2 आवर्स में से, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो टाइम बचेगा आपके पास वो आपको देना है। बाकी पोर्शन जो हमारा 69 क्वेश्चन का जो पोर्शन बचता है उसकी हम बात कर लेते हैं। 68 69 का जो पोर्शन है उसमें बहुत बड़ा पार्ट कौन प्ले कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंडस्ट्रियल रिलेशन से लगभग 18-19 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 12 to 13, यानी 32 से लेकर 35 के बीच में ये क्वेश्चंस रहेंगे इसके, ठीक है। दोनों ही वो टॉपिक हैं, अनकन्वेंशनल टॉपिक हैं, जो अदर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, इसलिए इनको स्पेशल ईपीएफओ के नाम से भी कई जगह बोला जाता है। तो स्पेशल ईपीएफओ की आपने आई होप स्पेशल तैयारी की होगी, ठीक है, जितना भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ी हैं, जैसे अभी 3 बिल एक्स्ट्रा मतलब जो नए हैं वो आए हैं, उनकी मैंने आपसे बात की थी। स्ट्राइक को बहुत मुश्किल बना दिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर पुराने याद रखने हैं या नहीं। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर डिफरेंस पे पूछे जाएंगे कि पिछले में और इसमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क के लिए आपको या तो आप सिर्फ डिफरेंस याद रखिए, या फिर पिछला भी अगर रख सकते हैं तो रखिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ नहीं आएगा, रिलेट करके ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं, ठीक है। और पूरी तरीके से लागू आपके पेपर तक होंगे या नहीं पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कमियां इनमें जो श्रम संगठन है वो बता रहे हैं कि स्ट्राइक को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल कर दिया है कि 60 डेज़ पहले आपको देना है। और पहले ये जो जिसे हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उनमें होता था, अभी ये सबके लिए है। 300 वर्कर्स तक आपको कोई भी निकाल सकता है, वो किसी को भी ले सकता है, कभी भी बंद कर सकता है। तो जो नियम है नए वो इस तरीके से हैं कि जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिस वजह से इनकी बुराई हो रही है, ठीक है। तो अभी वो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन आपको डिफरेंसेस ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। जिस बारे में बात होती है वो बात ज़रूर छपती है, ये ध्यान रखें यूपीएससी के लिए कि जिस बारे में भी बात हो रही है वो बात वहाँ ज़रूर छपेगी। जैसे जो अभी किसान आंदोलन है बहुत मतलब फोकस में है, ठीक है। सीए पहले भी फोकस में था और अभी वापस से बोला है बीजेपी की तरफ से कि जनवरी से हम लागू करेंगे, तो सीए फिर से आ जाएगा, ठीक है, फोकस में। आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है उसकी वजह से जो श्रम कानून है, आपके लेबर लॉज हैं, जो कोड बनाए गए हैं नए, वो तो फोकस में है ही। तो इन सारे कानूनों से, इन कानूनों से रिलेटेड योजनाएं, अभी जो कोरोना की वजह से बहुत इधर उधर हुआ मजदूरों का, ठीक है, तो उसको भी इसमें जोड़ा गया है। अभी तक जो प्रवासी मजदूर होते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर में काम करने जाते हैं, उनको नहीं जोड़ा जाता था। बहुत सारे जो अनऑफिशियल लोग हैं, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर है या कुछ है, तो वो एक प्रोजेक्ट पे है, उसके बाद उनका प्रोजेक्ट चला जाएगा तो कुछ नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आज तक बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। इंडिया का 90%, 85% से लेकर 90% के बीच में एरिया अनऑर्गेनाइज्ड है आज भी, सिर्फ 10 to 15% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो वो जो अनऑर्गेनाइज्ड है इतना बड़ा, उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, ठीक है।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है, वो क्या नियम कानून है, क्या जो मैं स्ट्राइक का बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें डिफरेंस है वो आपको याद रखना है, ठीक है। बात हम करते हैं कि जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो उसका सिलेबस है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आगे भी मैं उसको आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो पढ़ाऊंगा। जो हमारी बेसिक वहाँ पे चीज़ें हैं जो मतलब 11th-12th में आती है इकोनॉमिक्स में, और ग्रेजुएशन का थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है, ठीक है। लेकिन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है। जो पुराना पेपर है उससे आसपास ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। इस बार ये पूछ लिया तो अगली बार वो पूछ लिया। ये फ़ायदा आप उठा सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तब आपको समझ आएगा कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें बहुत कुछ नया हो रहा है। अभी किसानों का जो फार्मर बिल आए हैं वो उसमें आएगा, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो लेबर कोड्स हैं वो उसमें आएंगे, ठीक है। जो आपकी इकोनॉमी रिलेटेड जो जनरल करंट अफेयर्स हैं उसमें आपके CAA से रिलेटेड, प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, और जो भी इन्होंने कोरोना के टाइम पे 12 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ जो बताया, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आएगा। तो ये बड़े बड़े पोर्शन हैं, टफ पोर्शन है, जो आपको टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से आपको इनमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। टाइम ज़्यादा होने से ये आप ध्यान रखिए कि लोगों को टाइम मिला है सबको, तो आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े हैं, उस टाइम को उन्होंने यूज़ किया है। ये हमारी अजम्पशन होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उस टाइम को यूज़ किया है। तो इस वजह से हमको भी उस टाइम को अगर हमने यूज़ नहीं किया है तो अभी हमें यूज़ करना है। जो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से कॉम्पैक्ट हमको नॉलेज मिल जाती है वो नॉलेज हमको लेनी है, ठीक है। टाइम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वेस्ट करें। जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, मैंने बोला है कि वो यूज़लेस है। शुरू के 9 चैप्टर से ही आपका हो जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में आने, उसके लिए आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ डालेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो और चल रहा है आसपास, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, लेबर कोड से, फार्मर बिल है, CAA है, जो ये सब कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कोरोना को पूरा चार्ट डालिए, इससे क्वेश्चन आने ही आने। इससे रिलेटेड इकोनॉमी में आएगा, करंट अफेयर्स में आएगा, हर जगह क्वेश्चंस आएंगे इसके इर्द गिर्द जो जो इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चंस तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जनरल अकाउंटिंग कवर करते हैं। इसके बाद में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जिसके लिए मैंने आपको एक तो ये बुक बताई थी मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की, और दूसरी मैंने आपको बताई थी बिपिन चंद्रा की। तो ये दोनों बुक की आपको कंबाइंड स्टडी करनी है। उसमें ये नहीं करना कि एक कर ली और दूसरी नहीं करी है। मैंने बोला दोनों की थोरो स्टडी आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो साहित्य से पूछे जा सकते हैं, वो फिर से किसान आंदोलन से पूछे जा सकते हैं, वो राइटर वहाँ पे कोई अगर नई समाज सुधारक कोई इंस्टीट्यूट बनाया था उससे रिलेटेड जो पिछली बार बहुत थे। तो जो हिस्ट्री से अलग हटके करीब 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। तो वो सब आपको ध्यान रखना है कि थोरो स्टडी आप करेंगे तभी आपको याद रहेगा वहाँ पे। और हिस्ट्री ऐसी चीज़ है, अगर आपको याद है तो याद है और नहीं है तो नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि हिस्ट्री आपको दोनों किताबें थोरो स्टडी करनी ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन एक अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन से हो गए, 15 क्वेश्चन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से हो गए यानी हिस्ट्री, और उसके बाद में जो 11 क्वेश्चंस के आसपास हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स से है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे अगर इकोनॉमी से रिलेटेड आप और बहुत सारी बुक्स बड़ी बड़ी पढ़ डालते हैं तो उससे कुछ नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स ये मुद्दा है। अगर इकोनॉमी से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया तब भी आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वो आसपास से ही करंट से ही निकलेगा। तो इम्पोर्टेंट करंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम होने का मतलब यही मैंने आपसे बोला कि उसको वेस्ट नहीं करना है आपको, कि आप उसमें पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने निकल जाएं या फिर आप उसमें पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड कोई और बुक पढ़ने निकल जाएं। आपको जो फोकस है वो पूरा का पूरा रखना है अपने एग्ज़ाम पे, ठीक है। आपको PhD नहीं करनी है यहाँ पे। आपने आंसर दे दिया, आपने कैसे दिया वहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके दिया, या आपने किसी भी तरीके से दिया, ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। जो मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे वो आपके सिर्फ जो आंसर आपने टिक किया उससे होगा। तो यहाँ पे PhD करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैंने हमेशा बात की है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो टाइम मिला है उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। इस तरीके से हम जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 15 उसके क्वेश्चंस जोड़ते हैं तो 47 और 11
इकोनॉमी करंट अफेयर्स के, तो 47 और 11 58। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके पॉलिटी से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो मिसलिनियस 1-2 इधर उधर से। तो इस तरीके से हमारे 68-69 क्वेश्चन बन के आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो ये आपके पेपर का एनालिसिस है। आगे आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया है। अब टाइम आ गया है कि आप जिसने भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जितना मैंने आपको बताया था उतना उतना अगर आपने पढ़ लिया है तो मॉक लगाना चालू कीजिए। मैं भी 20-20 क्वेश्चन लेके आपसे उसको एक तरीके से प्रैक्टिस या उसको पूछना चालू करूंगा। ठीक है, जो बचा हुआ है पढ़ाने के साथ साथ मैं भी प्रैक्टिस आपकी चालू करवाऊंगा और आप भी खुद अपने लेवल पर जहां से आपको जिस तरह का मिलता है, जैसे मैंने आपको 51 क्वेश्चंस के लिए बताया कि उनके लिए तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, वो तो आप CGL से या CHSL जो भी आपको SSC रिलेटेड पेपर मिलते हैं वहाँ से आप तैयारी उनकी कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर वहाँ के आप कर सकते हैं। अगर हम इन 71 क्वेश्चंस की बात करें तो इनके लिए बहुत ऑथेंटिक, जैसे आपको पिछला पेपर है या फिर कोई और किताब है जो स्पेशली EPFO की है, कोई और चीज़ है जो लेबर लॉज, मतलब जो आपके बहुत क्लोज चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्राइक है और ये सब जो मैंने आपको बताया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग किसे बोलते हैं, लेबर लॉज का इंडिया में इतिहास क्या है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उससे 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ही आपको करने हैं। मन में जहाँ से आप पिछला APFC का मॉक लगा लें या फिर कुछ और, उससे कुछ नहीं होने वाला। स्पेसिफिक यहाँ पर रहना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा टाइम मिलने का मतलब ये नहीं कि आप उसको वेस्ट करें। ठीक है, अभी भी स्पेसिफिक रहिए, टाइम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए, टाइम का अच्छे से यूज कीजिए। 5 मंथ्स लास्ट हैं आपके पास और अब ये पेपर हो ही जाएगा 9 मई को और जो भी रिजल्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कोई कहे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि 4 अक्टूबर को अगर पेपर होता तो मैं सेलेक्ट हो जाता, 9 मई को हो गया, खिसक गया, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। देखिए, ये तो अच्छी बात है ना अगर खिसका है। अगर ये एक्सक्यूज़ कोई देता है तो नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपके पास अभी भी समय है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए, माइंड को फोकस रखिए। क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप कीजिए, नहीं तो मैं लेके आऊँगा। और जो भी आपको समस्या आ रही है किसी भी चीज़ में आप मुझे बताइए। ठीक है, कोई भी पेपर से रिलेटेड आप पूछिए मुझसे। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, और प्रैक्टिस हम साथ में भी करेंगे। और आपको जहां मिलता है 51 क्वेश्चंस तो आप उनको एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि आपका उनमें एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, अगर वैसा आप कर पाते हैं, उन 51 में से आपके 50, 47, 48 कुछ भी आ पाते हैं तो आप बहुत अच्छे मोड में होंगे। जो नेक्स्ट पोर्शन है 70 क्वेश्चन का, वहाँ से आपको बहुत कम स्कोर करना है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही पोर्शन पे हमें ध्यान देना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और तभी हमारा सिलेक्शन होगा। एग्जाम ओरिएंटेड, माइंड फोकस, ये 2 चीज़ें आप लेके चलिए। कोई अगर कह रहा है टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़ लीजिए, नहीं, फोकस रखिए अपना। ठीक है, पेपर आपको क्लियर करना है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट आपका एम है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।